हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, इकोनॉमिक्स 9th क्लास की, तो उसके आपके पास दो क्लासें हो चुकी हैं। और दोस्तों, उसकी जो तीसरी क्लास आपके लिए आज ली जा रही है। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती, ये आज का जो अपनी क्लास होगी उसका टॉपिक है। और पीछे हमने आपको बेरोजगारी के बारे में काफी डीपली समझाया था, और बेरोजगारी से संबंधित जो भी चीजें बताई थी वो काफी ब्रीफ में आपको बताया था दोस्तों। और उसके बाद काफी ब्रीफ में बताने के बाद ये भी हमने बताया था कि बेरोजगारी के कारण क्या है और बेरोजगारी की समस्या क्या है। बेरोजगारी के कारण में यही था कि निर्धनता भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, और स्किल का ना होना ये भी आपके पास महत्वपूर्ण कारण होता है बेरोजगारी का। कि अगर आपके पास शिक्षा पर अच्छा खर्च नहीं किया, स्किल्ड नहीं है आपके पास लोगों के पास, तो उनके बेरोजगार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जो लोग आपके पास डिपेंडेंट लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, मतलब विधवा महिलाएं होती हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है वो आपके पास जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, तो ऐसे बच्चे जो है दोस्तों वो डिपेंडेंट में आते हैं। और ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है दोस्तों, जब उनकी एजुकेशन पर खर्च नहीं किया जाता है और उनकी जो शिक्षा है उस या उनके स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया जाता है, तो वो लोग जो है दोस्तों उन्हें स्किल्ड नहीं मिल पाता और वो बेरोजगारी के भंवर में फंस जाते हैं। और ये भी आपको एक बात मैंने आपको बताई थी कि बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं हम, कि बेरोजगारों की संख्या को टोटल जो श्रम बल है उसके हिसाब से आपके पास जो टोटल श्रम बल है उसके उसे अगर हम बेरोजगारों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास बेरोजगारी की दर निकल आती है। ठीक है, तो ये हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। सॉरी, मैं पहले थोड़ा गलत बोला जहां तक भी, कि 3 क्लासें हमारी, एक एनसीईआरटी की डेमो क्लास थी और 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं दोस्तों। और इन 3 वीडियो को करने के बाद आज हम चौथी क्लास को कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो लोग आपके पास मतलब टाइम पे क्लास को नहीं देख पाते हैं तो ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, आपको जब समय मिले आप अपनी क्लास को कंप्लीट कर लें, जब आपको टाइम मिले। तो जब आपको टाइम मिला आप अपनी क्लास को कंप्लीट कर लें। और लेकिन ये है कि जब भी क्लास को कंप्लीट करें तो बहुत अच्छे से देखें उसे, क्योंकि आप उसे अच्छे से देखोगे तो आपके जो बेसिक है वो क्लियर होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि थोड़ी सी क्लास देखी और छोड़ दिया कि बाद को देख लेंगे। दोस्तों, बाद में कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास समय है आप ऐसा भी कर सकते हैं, आज पे आप सो रहे हैं या सोते समय 1 घंटा आराम से लेटे लेटे देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं चीजों को, और उसके बाद जो है फिर किताब से पढ़कर नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम ये करेंगे, जैसे हमारी सीरीज ये मतलब 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जो 4 क्लासें मतलब हो जाएंगी आज के बाद, इनसे संबंधित जो क्लासें होंगी तो वहां आपको जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा, जो क्वेश्चन बन सकते हैं 1 लाइनर वाले। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और तभी आप उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो इसलिए जो है बस हमें कंप्लीट करना अच्छे से, फिर उसके बाद 10th 11th 12th तो फिर हम थोड़ा थोड़ा डीपली बढ़ेंगे आगे। अगर 9th क्लास से ही बच्चा इसे पढ़ रहा है तो वो एक बार अच्छे से पढ़े तो चीजें उसके साथ उसकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लगभग 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि मैंने बेरोजगारी को काफी डीप में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि बेरोजगारी से क्या होता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे कम रहते हैं, और जब लोगों के पास पैसे कम रहते हैं तो वो शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाते, और जिससे क्या होता है जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम कम होती है, और लोगों के पास जब पैसे नहीं होते तो बचत भी नहीं कर पाते और ना निवेश कर पाते। अगर आप पास पैसे नहीं होंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मार्केट से कुछ खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो उससे क्या होगा, उससे जो डिमांड में कमी आएगी, जो डिमांड में कमी आएगी तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम होंगी, जिससे ग्रोथ की
जिससे देश की जो ग्रोथ है, भारत की जो आर्थिक समृद्धि है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो गरीबी और बेरोजगारी, ये अब हम पढ़ेंगे निर्धनता। तो निर्धनता और बेरोजगारी वो एक दूसरे से लिंक है। वो क्या है? एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली निर्धनता भी बढ़ेगी। तो आज हम निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। और निर्धनता आपके पास जो टॉपिक है ये गरीब बेरोजगारी से जुड़ा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि आपको जब पता चल जाएगा कि निर्धनता का मूल कारण क्या है, तो आप जब कभी ऑफिसर बनोगे या आप ऐसे किसी पद पर होगे कि आपको डिसीजन लेने की मतलब आप पे पावर होगी, तो आप बड़े सोच समझ कर उन लोगों के लिए डिसीजन ले सकते हो जो आपके पास इस स्थिति में है कि वो अपने लिए बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना जो अगला चैप्टर है, निर्धनता, अध्याय आपका 3rd, निर्धनता एक चुनौती। भारत का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है दोस्तों, कि अंग्रेजों ने भारत को इतना खोखला कर दिया कि हमारी जब अंग्रेज गए उस समय हमारी जनसंख्या काफी बड़े, जो निरक्षर की जनसंख्या काफी बड़े स्तर पर, तो उसे हमें शिक्षित करना था, स्किल्ड करना था। और ज्यादा राजस्व के कारण किसानों की भी दशा ऐसी हो गई थी, वो ऋण के जाल में फंस गए थे। यानी कि कृषि होती थी लेकिन कृषि जीवन निर्वाह के लिए खेती हो रही थी, अधिशेष प्राप्ति के लिए नहीं हो रही थी। और कृषि पर दबाव बहुत था, क्योंकि इंडस्ट्री का, अंग्रेजों के टाइम से इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पाया और लोग शिक्षा नहीं ले पाए और इंडस्ट्री लग नहीं पाई, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, लोग स्किल्ड नहीं हो पाए। तो उससे क्या हुआ दोस्तों? भूमि पर दबाव बढ़ा। और जब भूमि पर दबाव बढ़ा तो ज्यादा जनसंख्या भूमि पर डिपेंडेंट हो गई। जो छोटे राजा महाराजाओं के यहाँ लोग काम करते थे, तो राजा महाराजा ये खत्म हो गए, अंग्रेजों ने सबको अपने राज्य साम्राज्य में मिला लिया। तो उससे क्या हुआ? वो लोग भी जाके खेती पर डिपेंडेंट हो गए। सपोज करो आज की स्थिति, जैसे लॉकडाउन हुआ है, तो जो भी गांव, मतलब शहरों से पलायन हुआ है गांव को, जो गांव के लोग मजदूर लोग शहर में काम करने के लिए आए थे या और लोग भी, और जब सब कुछ बंद है और वो गांव में दोबारा पहुंचे दोस्तों, तो क्या होगा? वो खेती पर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाए। लोग जहां खेती में 4 लोगों की आवश्यकता है तो वहां 6 लोग काम करेंगे, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पैदा हो जाए। यानी लोगों को लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उससे उसकी उत्पादकता कुछ नहीं बढ़ रही खेत की। अगर जो 4 लोग काम करते हैं, जितनी उत्पादकता जब होती तभी, और 6 कर रहे हैं तो भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी है। तो इससे भूमि पर दबाव बढ़ा, गांव में जो संसाधन है वहां पर दबाव बढ़ा। और गांव के आसपास भी हम इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाए, गांव के आसपास भी हम छोटे उद्योगों को डेवलप नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ दोस्तों? जो गांव के लोग थे वो बाहर जाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हुए बड़े सिटी में पैसे कमाने के लिए, और बड़े सिटी भी इस लॉकडाउन में बंद हो गए। तो उससे क्या हुआ? जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए थे वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो वो निर्धनता, उसका अंतिम परिणाम है कि वो उनकी निर्धनता में वृद्धि होगी। तो हम निर्धनता को समझेंगे, निर्धनता क्या है, और उससे संबंधित चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों निर्धनता क्या है कि जीवन में, ये मैंने मतलब थोड़ा सा अंडरलाइन किया है, और जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को बता देते हैं और कोशिश करेंगे आज एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की। तो दोस्तों निर्धनता आपके पास क्या है कि निर्धनता जीवन में न्यूनतम आवश्यकता है, जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। अगर कोई व्यक्ति जीवन में जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे उसके पास एक मकान होना चाहिए, पहनने को उसे कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए अनाज होना चाहिए, और उसकी जो बेसिक, अब तो बेसिक आवश्यकता में शिक्षा भी जुड़ जाती है, स्वास्थ्य भी जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर उसकी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, उसके पास मकान नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए उसे भोजन नहीं मिल पा रहा है, या एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है बच्चों को, स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच नहीं है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को निर्धन बोला जाए। तो निर्धनता क्या है कि जीवन की जो बेसिक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं या बेसिक आवश्यकताएं हैं, अगर कोई व्यक्ति उसे पाने में अयोग्य है तो वो व्यक्ति क्या है दोस्तों? निर्धनता का शिकार है। तो ये निर्धनता की डेफिनेशन हो जाती है। अब आता है, इसमें बताया गया कि परिचय दिया गया है। तो परिचय उसने बताया कि जैसे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि
वे लोग निर्धन हैं आपके पास, कुछ लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे कुछ भिखारी हैं, बेगर्स हैं, वो आपको मांगते हुए मिलते हैं, उनके कपड़े भी उस लेवल के नहीं रहते हैं, फटे पुराने रहते हैं, और उनकी वैसे भी सारे की स्थिति ऐसी नहीं रहती है, तो हमें दिखाई देता है। या आप कहीं जाते हो तो शहर में भीड़ वाला इलाका है, जहाँ भीड़ ज्यादा है, तो वहाँ लोगों के जीवन स्तर सही नहीं है, पानी की वहाँ स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो ऐसे जगह भी लोग रहने को मजबूर हैं। तो हम जब जाते हैं वहाँ तो हमें पता चल जाता है साहब कि अगर ये ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं उसका कारण निर्धनता ही है। कुछ बच्चे आपको ढाबों पर काम करते मिल जाएंगे, तो वो काम क्यों कर रहे हैं? अपनी खुशी से काम नहीं कर रहे हैं वो। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि परिवार में उनके निर्धनता इतनी बड़े स्तर पे है कि बच्चों को मजबूरी में जो है पढ़ाई को छोड़कर काम करना पड़ रहा है। तो ये सारे जो है निर्धनता के क्या हैं दोस्तों, प्रकार हैं, जो हमें देखने को मिल जाएंगे अपनी जो रियल लाइफ है उसमें। अब आता है कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले इन्होंने बताए हैं कि शहर में निर्धनता किस प्रकार होती है और गांव में निर्धनता किस प्रकार होती है। तो शहर की निर्धनता को इन्होंने डिस्कस किया है दोस्तों कि एक परिवार के माध्यम से, एक परिवार है राम शरण का परिवार, ये झारखंड के रहने वाले हैं और ये 1500 रुपये मासिक कमाते हैं और इनके 4 बच्चे हैं और इन्हें कुछ पैसा अपने घर भी भेजना पड़ता है। और ये जो है कपड़े भी सही से नहीं बना पाते हैं, काम चलाऊ घर में रहते हैं। शहर में इन्हें ऐसी जगह रहना पड़ता है जहां जीवन स्तर निम्न स्तर का है, स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं है आपके पास और स्वच्छता नहीं है। झोपड़ी आपने देखा होगा शहर में झुग्गी झोपड़ी होती हैं, तो वहां पे इस टाइप के आसपास के मतलब जगह ये रहते हैं। और इनकी जो पत्नी है वो दूसरों के यहाँ नौकरानी का वर्क करके 800 रुपये कमा भी लेती हैं और मुश्किल से ये जो है रोज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। बच्चा इनका कोई नहीं पढ़ता है और कपड़ों की भी ये है दोस्तों, कपड़े भी इन लोगों को नए कपड़े बनाना भी कई साल में इन्हें मिलते हैं नए कपड़े भी, और इनके लिए नए कपड़े बनाना भी एक जो है बहुत बड़ा काम रहता है। तो इस शहरी निर्धनता की बात है कि आपने देखा होगा शहर में झुग्गी झोपड़ी होती हैं या ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लोग बहुत ही निम्न जीवन स्तर जी रहे होते हैं, तो वो अपने आप नहीं होती, उनकी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो ऐसी जगह जाकर रह सकें जहाँ पे जीवन स्तर की जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वो बेहतर हो, जैसे स्वच्छता है, स्वच्छ जल की आपूर्ति है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और लोगों का भीड़ भाड़ ना रहना है, ठीक है नहीं। तो इन सारी चीजों में तो ये शहरी निर्धनता की बात हुई। अगर हम गांव की निर्धनता की बात करें तो ये एग्जाम्पल गांव की निर्धनता के लिए दे रखा है। ये ग्रामीण निर्धनता के बारे में कहानी दे रखी है, आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको मौखिक समझा देता हूँ थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश के लखा सिंह की ये कहानी है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लखा सिंह की कहानी है और वो जो है पूरे दिन मेहनत करते हैं और 85 रुपये कमा पाते हैं और कुछ किलोग्राम गेहूं सब्जी जो है वो ले पाते हैं। घर में 8 सदस्य हैं और इनकी जो माँ है वो भी बीमार हैं, पिताजी गुजर चुके हैं और बच्चे जो है वो भी घर पर ही रहते हैं इनके। गांव में इन्हें एक अच्छी झोपड़ी में रहते हैं, खेतों में चारा काटने और खेत जलाने की लकड़ियां बीन कर इनका गुजारा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और साबुन और तेल जो बेसिक सुविधा है वो इनके लिए एक विलासिता की चीज है। इन्हें ऐसा लगता है कि साबुन तेल अगर वो यूज कितने दिनों से इन्होंने यूज भी नहीं किया। तो ये ग्रामीण निर्धनता की है। अगर गांव में आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं कि साबुन भी नहीं है और तेल भी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनके लिए विलासिता है, बस जीवन मतलब 2 वक्त के खाने का इनका काम चल रहा है। माता जी बीमार हैं लेकिन उनकी दवाई नहीं हो सकती, पिताजी उसी बीमारी से जा चुके हैं तपेदिक से। उसके बाद घर पे जो बच्चे हैं उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एजुकेशन ले सकें। तो ये ग्रामीण निर्धनता की बात हो रही है। तो अगर ऐसी चीजें हैं और बहुत गाँव में ऐसी चीजें हो सकता है कि आपके गाँव में भी हो, तो दोस्तों वो सारे लोग निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं।
निर्धनता एक बहुत ही जंजाल है। जो व्यक्ति निर्धनता के जाल में फंस जाता है दोस्तों, तो वो तो फंसता ही है, उसके बच्चे भी फंसते हैं, और फिर उसके बच्चे भी फंसते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो निर्धनता के जाल में फंसा हुआ है, या आप लोगों में से भी हो सकता है कि ऐसा भी बच्चा सुन रहा हो कि जिसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ले सके, बेहतर शिक्षा में खर्च कर सके, तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ओनली एग्जाम फोकस मंच से जुड़े रहिए, आपको हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, आपको हर प्रकार से समझाया जा रहा है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इस जीवन में आप किस घर में पैदा हुए हो, गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में पैदा हुए हो, ये आपका बस नहीं है, इसमें आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप गरीब मरे हो तो ये आपका दोष है कि आपने किस घर में जन्म लिया है, गरीब में या अमीर में, तो कुछ अवरोध आ सकते हैं आपके मार्ग में, लेकिन आपका इरादा सच्चा है और आपका लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य के प्रति समर्पण है दोस्तों, लक्ष्य बड़ा है, तो कोई भी मुश्किल घड़ी आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि आइंस्टीन ने कहा है कि जो प्रतिभा होती है वो 1% होती है, बाकी 99 आपका प्रयास होता है। तो गरीबी, कम पैसा, स्वास्थ्य, ये हमें एक लिमिट तक रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम इन सारे ट्रैकर्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दो कहानी के माध्यम से आपको बताया था ग्रामीण गरीबी क्या होती है और शहरी गरीबी क्या होती है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो लोग इन मतलब एनसीईआरटी की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को पीसीएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, या और भी कोई 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, या वनडे एग्जाम की भी कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अच्छे से जो है एक बार एनसीईआरटी को पढ़िए, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो अगर नए व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे नॉलेज आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और उन लोगों के पास ही पहुंचे जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मैंने बताया है कि ये मैंने अंडरलाइन किया है सब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे बतानी है आपको, कि निर्धनता के अगर मामले की हम बात करें दोस्तों, तो निर्धनता के ये कारक हैं कि ये जो कारक अगर विद्वान है कहीं भी, तो वहां निर्धनता स्वाभाविक हो जाती है। जैसे भूमिहीनता, अगर जो कोई भूमिहीन है, उसमें भूमि नहीं है, तो उसके निर्धन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसे अच्छे से रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो निर्धनता में वृद्धि होगी। परिवार का आकार, या इसे कहेंगे जनसंख्या की वृद्धि, कि अगर आपका परिवार का बड़ा है तो ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए उसके पालन पोषण के लिए, और बच्चों के जो शिक्षा है उसके लिए दोस्तों ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। और अगर निरक्षरता, अगर शिक्षित नहीं है आपके पास, जब शिक्षा नहीं होगी तो स्किल्ड भी नहीं होगा, जब स्किल्ड नहीं होगा तो बेरोजगारी आएगी, और बेरोजगारी आएगी तो निर्धनता आएगी। तो ये ऐसे इस टाइप से चक्र चलता है, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी भी और निर्धनता भी। फिर खराब स्वास्थ्य, अगर दोस्तों आपका जो हेल्थ है वो सही नहीं होगी, तो ना तो आप पढ़ पाओगे, ना आप कोई भी कार्य कर पाओगे। हर कार्य में आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही लो रहेगी, तो उससे क्या होगा, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। वो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब जो शरीर है वो ही धन है। आपका शरीर ठीक है तो आप सब अच्छा कर सकते हो। आपने देखा होगा इस कोरोना महामारी में दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो काफी अच्छे शरीर के थे और काफी अच्छा अपने जीवन में अच्छा भी कर रहे थे। तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही शरीर ही धन है। तो इसलिए हमें छोटी भी परेशानी हो जाती है तो कभी उसे जो है हमें आलस के रूप में नहीं लेना चाहिए। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी भी है तो हमें उसका तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी निर्भर करेगी। और आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो अगर आपका शरीर ठीक है तो ये निर्भर करेगा आप कितना अच्छा पढ़ोगे। जब हमारा शरीर ठीक होता है तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, अच्छा मन लगा के पढ़ते हैं। तो इसलिए अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा है दोस्तों, जहां गरीबी होती है तो वहां बाल श्रम, ये बाल श्रम जैसी जो प्रथाएं हैं, ये जो बुराइयां हैं ये पैदा होती हैं। और असहायता,
जब गरीबी ज्यादा होती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, तो असहाय होता है व्यक्ति, चीजों तक उसकी पहुंच नहीं होती है, ना स्वास्थ्य तक ना शिक्षा तक, तो वो असहाय होता है। और ये भी आप याद रखना कि चमत्कार को नमस्कार होता है, जब कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी हेल्प करने वाले भी लोग कम होते हैं। क्योंकि लोग आज का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, लोग उसी को याद रखते हैं या उसी का साथ देते हैं जो अपने बल पर आगे बढ़ा है। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रयास करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल होता है उसमें बहुत कम लोग साथ देते हैं, और जो साथ देते हैं वही आपके सच्चे जो है दोस्त हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको खुद प्रयास करना है। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़िए आप जो श्रृंखला चल रही है, और बेहतर अपना भविष्य बनाइए। फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये गरीबी से संबंधित सारे कारक हैं। अगर ये कहीं किसी गांव में किसी शहर में विद्यमान है कारक, तो वहां गरीबी ऑटोमेटिक ही होगी। फिर आगे एक बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत जो है, भारत तभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा जब भारत में सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो। दोस्तों गरीबी जो है एक अभिशाप है, एक श्राप टाइप है। जैसे आपने देखा होगा रामायण में, इसमें पुराने ऋषि मुनि श्राप देते थे और वो व्यक्ति उसके अनुसार फिर फल भोगता था। तो गरीबी भी एक श्राप है कि अगर गरीबी जहां है तो वो उस व्यक्ति का जीवन में बहुत निम्न स्तर आ जाता है जीवन का। तो गांधी जी का यही थॉट्स था कि भारत तभी स्वतंत्र कहलाएगा असली, मतलब जो असली बात में, या ये क्या हो कि इंडिया जो है वो पूर्ण रूप से तभी स्वतंत्र कहलाएगा जब भारत से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ये सारी जो मतलब बुराइयां हैं, ये बुराइयां खत्म होंगी और भारत का हर व्यक्ति खुद अपना मतलब मालिक हो, अपने मन का मालिक हो, अपने विचारों का मालिक, तब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहलाएगा। ये गांधी जी का थॉट्स था। तो आप ये समझ चुके होंगे कि आज भारत की जो स्थिति है, भारत में लगभग 26-27 करोड़ गरीब हैं, और इस कोरोना महामारी के बाद ये स्थिति और बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है दोस्तों कि हम खोखले हो गए थे, बिल्कुल अंग्रेजों ने किए, और वो गरीबी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन आज भी बड़ा तबका एक ऐसा है जो 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी दिन रात प्रयास में है। और बड़ी विडंबना है दोस्तों, एक साइड हमारा इतना भोजन या इतना मतलब अनाज बेकार चला जाता है, और दूसरी साइड कुछ लोग जो है भूख से मरने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है, प्रशासन की लापरवाही है। और कुछ लोग इतने अमीर हैं, इतनी असमानता है कि कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके पास, उन्हें ये नहीं पता कि मेरे पास पैसे कितने हैं, और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि एक एक रुपए के लिए जो है वो अपने जो है व्यक्तित्व तलक जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये विकराल स्थिति है, ये सुधार सकते हैं हम आप लोग ही सुधारेंगे। क्योंकि अगर हम आप लोग अच्छे से जो है प्रयास करेंगे सभी के लिए, तो दोस्तों कुछ तो बदलेगा। वो कहते हैं कि वो अगर प्रयास करने के लिए, वो चला तो मैं अकेला ही था, लेकिन मेरे पीछे पीछे पूरी मतलब एक जनता आ गई, इस टाइप से एक कहावत है कि आप अपना अकेले प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे लोगों की सहायता हो सकती है और जितना हम पढ़ लिख के आगे जा सकते हैं। तो इसका एक ही समाधान है, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होगे तभी किसी की हेल्प करोगे। और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हासिल करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तब आप दूसरों की मदद करोगे। फिर आपके पास आएगा सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, ये जो आपके पास जो सामाजिक ज्ञान रखने, समाज का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो जैसे उपभोग का स्तर, आय और उपभोग का स्तर, जैसे मतलब आपके पास कोई व्यक्ति जो है उसे रोज कितनी जो है उपभोग की मात्रा मिल रही है और कितनी उसकी मासिक आय है, इन सारी चीजों के आधार पर जो है गरीबी का निर्धारण किया जाता है। लेकिन गरीबी केवल यहाँ तक नहीं है कि खाना खाने तक और उसकी आय तक, अब निरक्षरता, कुपोषण, स्वास्थ्य,
और शरीर में जो प्रतिरोधन क्षमता है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सुरक्षित पेयजल है, स्वच्छता है, ये सब भी दोस्तों गरीबी का आयाम है। हम इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब केवल आप गरीबी रेखा इस टाइप से निर्धारण नहीं कर सकते कि हाँ इस व्यक्ति का इतना उपभोग है और इतना मंथली कमाता है, ठीक है। एक और आपके पास गरीबी का सिस्टम है सामाजिक अपवर्जन। दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जो समाज से जिन्हें काट दिया जाता है, यानी कि अगर कोई गरीब ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां पर अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, जहां पर जो बेसिक जो सुविधा है वो अच्छी हैं, स्वच्छ जल आता है, स्वच्छता है, तो ऐसे बेचारे जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जो जिन्हें हम बोलते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या ऐसे लोग होते हैं जो निर्धन है, उन्हें उस एरिया में या उस क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। तो इसे बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। तो उन्हें क्या काम करना पड़ता है, दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ता है, दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है, या ऐसी जगह रहना पड़ता है दोस्तों जहां पर उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। तो ये भी एक कारण है गरीबी का, ठीक है। एक आपके पास निर्धनता का जो एक कारण ये भी है असुरक्षा। इसमें लिखा हुआ है कि जो छोटी जाति, कुछ जातियों के लोग जो है उन्हें समान अवसरों से अवर्जित रखा जाता है। देखो मैं आपको बताऊं कि नीट का एग्जाम है या इस टाइप के एग्जाम्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं दोस्तों, एक बात बताइए, जो बच्चा कन्वेंट स्कूल में पढ़ कर गया, अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ कर गया, और एक बच्चा बहुत ही सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है, उसमें भी शिक्षा का स्तर बहुत लो स्तर का है, तो आप कैसे एक पूरे इंडियन लेवल पे दोनों की जो स्किल्ड है उसे कैसे एक जैसा माप सकते हो। जो सिलेबस है वो सब सीबीएसई बोर्ड जैसा है, और उसने जो पढ़ा है वो मतलब स्टेट के बोर्ड जैसा पढ़ा है, उसमें भी स्किल्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये बताइए वो बच्चा कैसे उस बच्चे की जो है बराबरी कर लेगा। और फिर ऑल इंडिया लेवल पर आपने एग्जाम रखा है, तो पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। पहले एजुकेशन के स्तर को बराबर करना पड़ेगा और तब उसे समान अवसर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है और सरकार को ध्यान रखनी है, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी जो है समानता आएगी। तो सामाजिक अपवर्जन भी एक जो है गरीबी का कारण होता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है जो पहले से ही गरीब हैं, उनका एक समाज से काट दिया जाता है जो बेचारे गरीब होते हैं। तो जिससे क्या होता है, आय कम है उनकी तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो अच्छी जगह रहेंगे तो अच्छा जल मिलेगा उन्हें, अच्छा स्वच्छता मिलेगी, सीखेंगे वो, उनके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जब उन्हें ऐसी जगह से काट दिया जाता है तो वो ज्यादा क्षतिपूर्वक होता है उनके। फिर वो एक और होता है कि जिन लोगों के मन में असुरक्षा की भावना होती है तो उन लोगों में गरीब होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। असुरक्षा का मतलब जो लोग छोटी जाति के हैं या जिनकी आय कम है, या जैसे कहीं भूकंप आ जाता है तो उन्हें जो पुनर्वास किया जाता है, वहां के लोगों को हटाया जाता है, तो उन लोगों का घर वार जमीन सब जो है तहस नहस हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, उन लोगों को पुनर्वास कर दिया जाता है। तो ये जो असुरक्षा की भावना है, जो असुरक्षित महसूस करते हैं लोग, तो उनमें गरीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं है वो लोग, या कोई विधवा महिला है जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, या शारीरिक रूप से विकलांग कोई व्यक्ति है, तो ये जो एक कम्युनिटी है ना, ये जो एक एरिया है दोस्तों, ये छोटी जाति के लोग या विधवा या बड़े बुजुर्ग लोग या विकलांग या ऐसे बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो कमा नहीं सकते, कमाएंगे तो एजुकेशन नहीं ले सकते, और इतने उनके पैसे नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन लें, तो ये सब लोग डिपेंडेंट एरिया में आते हैं। और इन लोगों में दोस्तों गरीब होने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, इनके लिए गरीबी के जाल में फंसना मतलब एकदम जरूरी हो जाता है। यानी कि ये गरीबी के जाल में फंसने का सबसे बड़ा जो है एरिया है, कि ऐसे लोग जो बेचारे असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। अब जैसे जहां आतंकवाद ज्यादा रहता है, आतंकवाद जहां दोस्तों ज्यादा रहेगा वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो निर्धनता बढ़ जाएगी। तो जहां आतंकवाद ज्यादा होता है तो वहां के लोगों का भी गरीबी में फंसना या गरीबी के जाल में फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है
जैसे बाढ़ आती है या भूकंप आता है दोस्तों, तो वहाँ नौकरियों की उपलब्धता में कमी होती है। जैसे कि कहीं भी बाढ़ आ गई या भूकंप आया तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, बेरोजगारी हो जाएगी और वो लोग अपने घर बार से भी जो है अलग हो जाएंगे। तो उन लोगों के पास भी गरीबी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं गरीबी से। अब आता है कि गरीबी का निर्धारण कैसे हो। तो मैंने आपको बताया था गरीबी के निर्धारण के लिए एक निर्धनता रेखा की बात की गई। और निर्धनता रेखा का आकलन कैसा होता है कि कोई व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है, जैसे मान लो आप एक मंथ में जितना, एक तो उपभोग का मतलब होता है कि को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो यानी कि एक तो डे बाई डे होता है कि एक डे का निकाल लिया कि एक व्यक्ति को एक डे में इतने कैलोरी की आवश्यकता है, यानी 2400 कैलोरी गांव वालों के लिए क्योंकि वो सारे परिश्रम करते हैं, और 2100 कैलोरी शहर वालों के लिए चाहिए एक दिन की डाइट। अब इसके हिसाब से दोस्तों फिर महीने का निकाल लिया जाता है और उसे पैसों में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इतने पैसे मासिक कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ जो है गरीबी का निर्धारण होता है। यानी एग्जाम्पल जैसे आप हो, आप मान लो सपोज करो एक दिन में आप 50 रुपए का भोजन कंज्यूम कर लेते हो, तो 50 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो गया। तो कहा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति, गांव में अलग है सिस्टम कंज्यूम करने का, शहर का अलग, तो अगर कोई व्यक्ति उसकी सारी बेसिक सुविधा को जोड़ने के बाद कि 50 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं खाने पर, एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, इन पे रोज के, तो 1500 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, उसका खर्चा ठीक ठाक चल रहा है। तो इस टाइप से निर्धनता रेखा का जो है आकलन किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी देखो आप, ये समितियां हैं जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई गई हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है डॉक्टर बाई के अलग समिति, ये है बाई के अलग समिति है, ये 1977 में बनी थी। इन्होंने बताया था कि शहरी निर्धनता और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने बताया था कि शहर में अगर 2100, ये 2100 है, 2100 आपके पास दोस्तों शहर में अगर 2100 कैलोरी कोई अगर उपभोग कर रहा है तो वो निर्धन नहीं है। और वहीं गांव में जो है 2400 कैलोरी कोई जो है कंज्यूम कर रहा है रोज की, उसकी डाइट में अगर ये चीजें आ रही हैं तो वो गरीब नहीं है। इसी टाइप से एक लकड़ा वाला समिति थी, उन्होंने भी गरीबी से संबंधित आंकड़े दिए। और एक सुरेश तेंदुलकर समिति थी, इन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में जो 1000 रुपये मंथली कमाता है और गांव के क्षेत्र में 873 रुपये मंथली कमाता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये गरीबी रेखा का इन लोगों ने ऐसे निर्धारण किया। और ये मेरी बात समझ में आती है दोस्तों, एसी में बैठ के ये कैसे जो है ये तय कर लेते हैं कि गांव में मात्र 873 रुपये, एक महीने में जो 873 कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये 2005 में बनी थी समिति। और ये 1000 रुपये जो गांव में महीने कमा रहा है वो गरीब नहीं है। तो वहीं सी रंगाराजन समिति थी दोस्तों, सी रंगाराजन समिति, इन्होंने बताया कि अगर 972 रुपये, ये 2011 में बनी थी, 2011-12 में इन्होंने बताया कि अगर 972 रुपये कोई व्यक्ति महीने कमा रहा है गांव में तो वो गरीब नहीं है। और 1407 रुपये शहर में जो व्यक्ति कमा रहा है वो गरीब नहीं। अब दोस्तों जरा आप हिसाब लगाइए, क्या ये इतने पैसे कोई गांव में कमा के गरीब रह सकते, मतलब वो गरीब नहीं है। गांव में तो अब कम से कम 5000 रुपये उसका मंथली खर्चे हो जाता है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और ये कह रहे हैं कि जो 800 रुपये, 873 रुपये या 972 रुपये कमाए वो गरीब नहीं। तो 5000 खर्चा हो रहा है और इतने मंथली कमाए तो गरीब नहीं है। तो आप सोचो जरा कैसे ये लोग एक निर्धारित करते हैं गरीबी रेखा की डेफिनेशन को। तो ये सारी चीजें इसमें उनके बारे में बता रखा है। अब जो इसमें बात है देखने वाली, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शहर परिवार को शहरी क्षेत्र में मूल आवश्यकता पूरे करने के लिए कम से कम जो है इतने 1000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। लेकिन निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 साल में किया जाता है, ठीक है नहीं। और ग्रामीण क्षेत्र में 2009-10 में जो है अगर इन्होंने मतलब आकलन किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 5 सदस्यों का परिवार है
तो 3,165 रुपये प्रति माह चाहिए, इस तक कम में से कम है अगर उनकी जो आमदनी है, और शहरों में इससे, तो वो निर्धनता रेखा का आकलन है। तो ये 2000 जो है 9-10 के आंकड़े हैं। इसमें फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखो मैं जो बता रहा था 2400 कैलोरी और वो ये दे रखा है इन सारी चीजों में, आप इसे पढ़ लेना। ये जो परिकल्पना दे रखी है आधार वर्ष, जब इसी से ये माना है 9-10, आधार वर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों कि उस वर्ष को आधार वर्ष मान लिया और उसके हिसाब से जो है उपभोग की जो मूल्य है वो तय होगा। जैसे आपने 2 चपाती खाते हो तो 2009-10 में तो 10 रुपए की थी, वही लगेंगी अब भी 10 रुपए की, ठीक है नहीं। तो इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 807 रुपए प्रति माह, इस टाइप से इन्होंने बताया, वही आंकड़े दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लेना। मैंने आपको बता दिया किस समिति ने क्या क्या बात कही और ये कैसे गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं। और ये भी आंकड़े हैं आपके पास, इन्होंने देखा निर्धनता का अनुमान कि 55% लोग लगभग थे प्रतिशत से, 2009 में 30% लोग जो है निर्धन रह गए, यानी 1973 में 55% लोग निर्धन थे भारत में, लेकिन 2009-10 में 30% रह गए, ठीक है। और इसी टाइप से आंकड़े दे रखे हैं कि अब जो 2004 और 5 में 27% लोग जो है निर्धन रह गए। अगर भारत की 100 करोड़ आबादी है तो 27 करोड़ जो है निर्धन, गरीबी रेखा से नीचे है, इतने लोग निर्धन है 2004-5 के हिसाब से। अब 130 करोड़ है तो उसका लगा 20 से 25% लोग अभी भी निर्धनता, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इस कोरोना के बाद तो जो है और भी चीजें भयावह होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अपराधी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। और जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, चीजें कई साल में जाके नॉर्मल होंगी। ये टेबल दे रखी है, आंकड़े हैं, ये भी एक देख लेना आप इसे। अब आता है असुरक्षित समूह कौन है, यानी जो समूह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं वो कौन कौन है। तो देखो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, भारत में जो सभी सामाजिक समूह आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, यानी हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो सभी लोगों की एक जैसी नहीं है। कुछ लोग आपने गांव में देखा होगा, कुछ समूह के लोग, कुछ जाति के लोग वो पैसे वाले होते हैं, और कुछ जो समूह जो है वो लो वर्ग में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। ये परिवार जो जिस गांव में होते हैं दोस्तों, इनकी ऑटोमेटिकली गरीब होते हैं, क्योंकि ये भूमिहीन लोग होते हैं, इनके पास भूमि नहीं होती और ये जो है केवल मजदूरी कर कर अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। तो और असुरक्षित के लिए इन्होंने बता रखा है कि नगर की बात करें तो श्रमिक परिवार है, कृषि श्रमिक परिवार, यानी वो लोग जो मतलब कृषि खेतों में मजदूर का काम करते हैं, और वो लोग जो शहरों में मजदूर परिवार हैं असंगठित क्षेत्र में, यानी जिनके लिए जीवन की स्तर पर ना तो उन्हें छुट्टी मिलती है और जितना और मजदूरी भी कम मिलती है, जितना कमाते हैं दिन मतलब रात दिन उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे जो परिवार होते हैं, कृषि यानी खेतों में काम करने वाले श्रमिक, और मजदूरों में काम कर मतलब नगर में काम करने वाले श्रमिक शहरों में, तो ये सब जो है असुरक्षित समूह है। इनके दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं गरीब होने के। मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो रोज कमा रहा है, रोज खर्च कर रहा है, अगर वो 10 दिन के लिए बीमार पड़ जाए, 5 दिन के लिए बीमार पड़ जाए दोस्तों, तो एक तो वो खाने की व्यवस्था कैसे करेगा, और दूसरा ये कि वो 5 दिन अगर काम पे नहीं जाता है तो वो 5 दिन के लिए पीछे हट गया और वो थोड़ा धीरे धीरे गरीबी में धंसता चला जाता है, गरीबी में उलझता चला जाता है। तो इसमें बड़े एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है कि मतलब गरीब निर्धनता रेखा से नीचे लोग जो है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी मूल्यों में 26 है, यानी कि हर प्रकार से अनुसूचित जो जाति हैं 100 में से 91 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। यानी जो शेड्यूल कास्ट होती है दोस्तों, उसमें अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 51% लोग अपनी जो है बेसिक सुविधा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वहीं शहरों की अगर बात करें तो शहरों में जो 50% जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं वो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन लोगों के पास भी जो है
अपनी बेसिक सुविधाएं पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। और जो कृषक मजदूर हैं, तो उसमें अगर 50 लोगों की बात करें हम, भूमिहीन कृषक श्रमिक, उसमें से 43% जो है वो छोटी कास्टों के होते हैं, अनुसूचित जातियों के होते हैं 43%। और वो भी क्या है दोस्तों, ये जातियां निर्धन हैं आपके पास। तो ये सामाजिक रूप से असुरक्षित समूह है, जिसके निर्धन होने में जो है, निर्धन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप अपने गांव से कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसे समूह कौन कौन से हैं जिनके निर्धन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है, आप गांव के प्रधान हैं या उनके परिवार में हैं, तो आप उन लोगों के लिए कोई भी कार्यक्रम चला सकते हैं। या सरकार का कोई भी कार्यक्रम आता है दोस्तों, आप कल अधिकारी बनोगे जाके या अपने गांव का नेतृत्व करोगे, तो उन लोगों के लिए आप बेहतर कार्यक्रम चला सकते हो, या सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनका बेहतर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। जैसे मनरेगा चल रही है गाँव में जो भूमि श्रमिक हैं दोस्तों, उनके लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना जो है मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो चल रही है। तो वहां क्या आपने देखा होगा, जो प्रधान होता है वो उन लोगों को रोजगार नहीं देता है और अपनी सेटिंग करके फर्जी नाम चढ़ा देता है और उनसे पैसे ऐंठ लेता है। यानी उन लोगों के नाम चढ़ा देता है जो बिना जाए पैसे लेते हैं और उसका अपना कुछ हिस्सा प्रधान को भी देते हैं। तो अगर मान लो जो मनरेगा का पैसा है उन्हीं लोगों तक पहुंचे दोस्तों, क्या उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा? क्या वो लोग, जैसे सपोज करो कोई गरीब परिवार है, अगर उसका पुरुष काम नहीं कर रहा मनरेगा में, वो कहीं बाहर कमाना जा रहा है, तो आप उनके यहाँ महिला से काम करा सकते हैं। तो दोनों को आमदनी हो जाएगी। जब दोनों को आमदनी होगी तो ऑटोमेटिकली उनके जो है घर में आय बढ़ेगी, और घर में आय बढ़ेगी तो बच्चों पर अच्छा खर्च करेंगे, वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उनके बच्चे आगे पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे शिक्षित प्रधान का होना भी बहुत जरूरी है कि जो अपने बारे में हित की बजाय दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे ही नेता, जब जननेता, अधिकारी और हम समाज, हम सब लोग, अगर हमारी सोच ऐसी होगी कि अब हमें जो है ऐसे लोगों को आगे उठाना है जो निर्धनता के जाल में फंसे हुए हैं, तो चीजें बदलेंगी। वो कहते हैं कि सोच बदलनी है, चीजें बदलनी है। वो कहते हैं कि नदी को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नदी को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नदी को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। और बार बार दोस्तों कश्ती बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। ये आपको नजर को बदलने की जरूरत है, तो नदी के किनारे अपने आप बदल जाएंगे। और बार बार जो है कश्ती को दोष मत दो कि परिस्थितियां ऐसी हैं, ये गरीब, बहुत से लोग क्या काम करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इसके ये गरीब जो पैदा हुआ है ये पुराने जन्मों के कर्म के कारण हुआ है। दोस्तों ये सब कहने की बात है। गरीबी पुराने जन्म की वजह से नहीं, गरीबी जो है वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो संरचना है, उसे समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है। अगर हम उन चीजों को समझ जाएं कि इस वजह से ये गरीब हैं लोग, और हम उनके लिए काम करें, तो वो भी गरीबी रेखा से ऊपर आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कोई काम किए थे तो आज हम गरीब हैं। और दोस्तों मैं फिर आता हूँ आपसे, गरीब पैदा होना कोई परेशानी नहीं, लेकिन गरीब बनना आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, अपना एक ब्राइट फ्यूचर बनाना है। आपको आर्थिक रूप से इतना मजबूत होना है कि आप अपनी भी मदद कर सको, अपने परिवार की मदद कर सको, और अपने उन लोगों की भी मदद कर सको जो आपसे आशा रखते हैं। कभी गरीबों की आंखों में डाल के देखो तो उनकी आपसे कितनी आशा रहती है, तो उन लोगों की मदद करना सीखो। आगे बढ़ेंगे तो ये जो कहानी है, इन्हें आप शहर में ये है मोची का काम करते हैं और इनकी फैमिली से संबंधित कहानी है, इन्हें आप पढ़ लोगे। ठीक है, जब आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है गरीबी शहर में डेवलप होती है। दोस्तों मैं बता रहा हूं ये आपसे, ये मैंने अंडरलाइन किया था कि जो गरीबी होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे पिता है, ये ता है, जैसे पिता है, पिता अगर गरीब है दोस्तों, पिता अगर गरीब है तो वो अपने बच्चे पे, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर सकता, तो उसके बच्चे पे खर्च नहीं करेगा तो उसके बच्चे के भी गरीब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
यानी ये भी गरीबी का शिकार हो सकता है, गरीबी का शिकार हो सकता है। हो सकता है। और फिर इसके बच्चे आएगा, जब ये अपने बच्चे पर खर्च नहीं करेगा तो इसका बच्चा भी गरीबी का शिकार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों गरीबी का जाल चलता रहता है। तो इस जाल को तोड़ना है, और इस जाल को आप हम लोग ही तोड़ेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि ये अपने बच्चे पर शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाएंगे पैसे की वजह से, स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाएंगे, उसकी बेसिक आवश्यकताओं पर खर्च नहीं कर पाएंगे, उसके स्किल्ड पे भी खर्च नहीं कर पाएंगे, उसे अच्छा स्किल्ड नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, वो बच्चा भी फिर क्या होगा, बेरोजगार रहेगा या फिर कम पैसों में काम करेगा, आय उसकी नहीं बढ़ेगी तो वो भी गरीब हो जाएगा, फिर ऐसे उसके बच्चे भी। तो ये गरीबी का जाल होता है, ये तोड़ना पड़ता है। और जब ये गरीबी का जाल एक बार टूट जाता है दोस्तों, तो फिर चीजें जो है सकारात्मक होती हैं। और अगर हम इसमें दिया हुआ है टॉपिक कि अंतर्राज्यीय असमानताएं, ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों सभी स्टेट में या सभी देशों में गरीबी का एक ही निर्धनता का एक ही जैसा जो है आकार है। कुछ स्टेट ज्यादा निर्धन है, कुछ स्टेट कम निर्धन है, ऐसी कुछ देश वर्ल्ड में कम निर्धन है तो कुछ देश ज्यादा निर्धन है, और कुछ देश बिल्कुल निर्धन है नहीं, वो ज्यादा डेवलप है। तो ये अंतर्राज्यीय असमानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें, कि अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में जो पूर्वी राज्य हैं, जिसमें आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ क्या है, ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। यानी कि यहाँ गांव में भी लोग ज्यादा निर्धन हैं और शहर में भी। जबकि कुछ स्टेट है पंजाब, हरियाणा, तो वह या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ क्या है, उन्होंने खेती में अच्छा से जो अधिशेष बचाया है, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, पैसे की मतलब थोड़ी आय उनकी बढ़ी हुई है, और सिटी के आसपास जो है लोकेलिटी है। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने खेती पे बढ़िया काम किया, हरित क्रांति हुई थी 1966 में, तो वो ज्यादा बचा लेते हैं और जो अधिशेष ज्यादा होता है उनका, और मार्केट में बेच कर उनकी आय बढ़ जाती है, ठीक है नहीं। और बड़े किसान हैं, जमीनें ज्यादा हैं थोड़ी सी, और संसाधन इन्होंने काफी जुटा रखे हैं, जिससे इन स्टेट में जो है लोगों की आय बढ़ी हुई है। तो बजाय पूरब के राज्यों के इनमें गरीबी कम है, दक्षिण के जो स्टेट है उसमें भी थोड़ी गरीबी कम है। तो गरीबी में जैसे वर्गों में असमानता होती है, कुछ वर्ग ज्यादा गरीब होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होते। इसी टाइप से स्टेटों में भी जो है असमानता मिलती है। आगे बढ़ेंगे, ये वैश्विक निर्धनता, यानी कि ये बताया गया कि अगर विश्व में कोई व्यक्ति $1.25 रोज का नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। तो ये आंकड़े थे। तो वैश्विक अगर हम बात करते हैं तो डॉलर में बात करते हैं कि अगर कोई किसी भी देश का नागरिक अगर इतने डॉलर रोज नहीं कमाता तो वो गरीब की श्रेणी में आता है। तो ये आप डेटा दे रखा है, ये आप इसे पढ़ लोगे तो आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा। और एक मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, उसका एक संगठन है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो निकालता सूचकांक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और ये इसने भी बताया दोस्तों कि ये 3 स्तर पर गरीबी को लेता है। पहली ये लेता है जीवन स्तर, 3 आयामों पर जो है ये गरीबी की बात करता है। पहला क्या है, स्वास्थ्य, दूसरा क्या है आपका शिक्षा, और तीसरा जो है जीवन स्तर। स्वास्थ्य मतलब इसमें जो स्वास्थ्य में आपके पास ये देखता है विभिन्न देशों में कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, कुपोषण कितना है,
शिक्षा में देखता है कि कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं स्कूलों में, ठीक है नहीं। और जीवन स्तर में देखता है कि जो जीवन की आवश्यकताएं है, जैसे संपत्ति है, ईंधन है और विद्युत है, जल है, किन स्वच्छता है, ये सारी चीजें जीवन की आवश्यकताएं कितने लोगों को मिल पा रही हैं। उसके बाद ये सूचकांक जारी करता है और विभिन्न देशों को रैंकिंग देता है। तो इसमें भारत का भी स्थान काफी मतलब लो में आता है कि कुपोषण की स्थिति, भूखमरी की स्थिति, ये सारी चीजें भारत में विद्यमान है। शिक्षा में भी भारत में बच्चे जो है उतने एनरोल्ड नहीं हो पाते हैं। केवल आपने देखा होगा कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ बच्चे ही नहीं है, टीचर दो दो तीन तीन चार चार, बच्चे 10-5 मुश्किल से। तो दोस्तों हमें उन जो अध्यापक लोग हैं सरकारी स्कूलों में, मेरी उनसे भी ये अपील है, अगर आप कोई एक अध्यापक हैं, कि अगर आप गांव में गरीब बच्चों को कॉलेज में नहीं ला पाए तो ये भी कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को दिखाता है। अगर आप अच्छे से करोगे मेहनत, प्रधान को पक्ष में लोगे, लोगों को विश्वास में लोगे, तो लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भी भेजेंगे। और कोरोना के बाद तो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इसमें और ज्यादा संभावना है। बस आपको एक अच्छे से प्रयास करने की जरूरत है दोस्तों, और आपको अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आप 50 बच्चों की या जितने भी बच्चों की मदद अगर कर सकते हो अपनी एजुकेशन के थ्रू, आप उन्हें स्किल्ड कर सकते हो। आप उन्हें जो है उस गरीबी के जंजाल से निकालने में कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चे एजुकेटेड होंगे तो वो थोड़ा सा एजुकेशन ले लेंगे तो अपने जीवन के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो आपको प्रधान को पक्ष में लेना होगा, गांव वालों को पक्ष में लेना होगा, समझाना होगा घर घर जाकर, और अपने आप ही नामांकन संख्या स्कूल में बढ़ जाए। दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार की है, बस आपको तो क्या काम करना है, एक अवसर ये जो मिला है कोरोना के काल के बाद, जो गरीबी बढ़ेगी और लोग जो है सक्षम नहीं होंगे इतनी फीस देने के लिए, वो इस अवसर को आप अपने स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं और लोगों की मदद भी कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, और जो है उनके बच्चों को एजुकेटेड कर कर आगे बढ़ेंगे। अब ये आंकड़े दिए हुए हैं विभिन्न भारत के जो स्टेट हैं उनके, कि कितने % जो है गरीबी है, कम होती चली जा रही है, किसी में बढ़ भी रही होगी, ठीक है नहीं, ये देख लेना। और ये मैंने बताया था कि पूरे विश्व में 1 पॉइंट कितने डॉलर से कम पाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा नाइजीरिया में है 64%, और भारत में 50%, वो बांग्लादेश में 50, भारत में 42, यानी कि भारत में 42% लोग ऐसे हैं जो $1 से भी कम कमाते हैं, ठीक है नहीं। और एक शताब्दी विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दोस्तों, उसमें गरीबी को भी एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है, गरीबी को कम करना। यूनाइटेड नेशन का ये आपके पास कार्यक्रम है जिसमें 17 गोल्स तय किए गए हैं लक्ष्य, और उस लक्ष्य के अंदर गरीबी भी है। इसका ये टारगेट है कि विश्व से गरीबी को मिटाना, कम करना, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। और ये आंकड़े, ये भी एक फिगर दिया हुआ है कि कैसे जो है चाइना को ये शो करता है कि चाइना कैसे जो है गरीबी को नीचे ले आया, यहाँ से यहाँ ले गया, ये गया, ये इस टाइप से। और ये दक्षिण पूर्व एशिया को शो करता है रेड वाला, और दक्षिण एशिया को ये वाला शो करता है। भारत दक्षिण एशिया में आता है इसमें। तो हमारे यहाँ गरीबी का ये सिस्टम है, ये नीचे कम होती जा रही है इस टाइप से, ये कम होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन कोरोना के बाद ये चीज जो है इस टाइप से भी हो सकती है। आगे ये आकार दिया हुआ है कि सब सहारा, चीन का देखो इतना आकार है, बस इतनी गरीब बची है, सहारा रीजन में इतनी, और दक्षिण एशिया में काफी बड़ा एरिया है जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अब और अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे देश दक्षिण एशिया में आते हैं। तो इसमें जो है काफी बड़ा एरिया है। तो हमारे यहाँ अभी भी काफी गरीबी है, ठीक है नहीं। विकासशील देशों की विशेषता है, विकासशील और अल्पविकसित देशों की गरीबी एक विशेषता है, वहां गरीबी मिलेगी आपको। अगर दोस्तों निर्धनता के कारण की बात करूं मैं, तो निर्धनता का एक कारण था ऐतिहासिक, जो मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने देश को खोखला कर दिया, यहाँ की इंडस्ट्री नहीं लगाई, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, भूमि पर दबाव पड़ा, ज्यादा राजस्व लिया गया तो किसान वैसे कर्जे में चले गए, और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे या यहाँ जो फैक्ट्रियां थी जिसमें ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते थे, ज्यादा वस्त्र उद्योग या इस टाइप के उद्योग, जिसमें अंग्रेजों के जो उद्योग थे उनसे कंपटीशन होता था,
उन्होंने भारत के उन उद्योगों को बढ़ावा दिया ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों का तो मकसद ये था कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाना। अंग्रेजों के यहाँ जो फैक्ट्रियां थी वहां से कपड़े बन के आते थे और भारत में बिकते थे, लेकिन भारत के कपड़ों की जो फर्म थी उसे अंग्रेजों ने प्रमोट नहीं किया। तो ये ऐतिहासिक कारण था कि हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, तो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीब थी और निरक्षरता इस लेवल की दोस्तों कि लगभग 90% लोग, 80 से 90% लोग निरक्षर थे। और जब शिक्षित ही नहीं जो तो स्किल्ड कैसा हो पाएगा, और इंडस्ट्री नहीं है तो रोजगार कैसे मिल पाएगा। तो ये ऐतिहासिक कारण रहा, ठीक है। और दोस्तों एक गरीबी का एक कारण ये है आपके पास, अगर गरीबी के कारणों की बात करें तो यहाँ हमारे यहाँ लोगों की मतलब जो मासिक आय है वो बहुत कम है, वो भी एक गरीबी का कारण है। और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है और उस लेवल पर दोस्तों इंडस्ट्री या जो आय के संसाधन है वो उस लेवल पर नहीं बढ़ रहे हैं जिस लेवल से जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि ज्यादा जनसंख्या के लिए दोस्तों क्या होता है, जब परिवार का आकार बड़ा होता है तो उसमें काफी पैसों की आवश्यकता होती है पालन पोषण के लिए। परिवार छोटा होता है तो कम पैसों की होती है, तो आय का जो सारा हिस्सा है बड़े परिवार में खप जाता है, और छोटा परिवार होता है तो कम आय में भी बचत हो जाती है। तो जनसंख्या का बढ़ना एक भी महत्वपूर्ण कारण है भारत में गरीबी का। दूसरा, राष्ट्रीय आय, जो देश की राष्ट्रीय आय वो जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है, मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से देश को आय नहीं हो रही। तीसरा दोस्तों, जब अंग्रेज भारत छोड़ गए, हमें आजाद हुए, तो हमारे पास पैसे थे ही नहीं, तो पूंजी का अभाव। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा पाए, हम लोगों को एजुकेशन नहीं दे पाए जिससे वो स्किल्ड पर्सन बन सके। और फिर है आपके पास, हमारे पास फिर योग्य और कुशल उद्यमशीलता भी नहीं है। यानी आज भी लोगों में दोस्तों नौकरी करने की एक मतलब एक गुलामी की, जो अंग्रेज लोगों ने प्रवृत्ति पैदा की भारत में गुलामी की, कि नौकरी करनी है, तो उसने हमारे देश में जो उद्यमशीलता है कि मुझे व्यापार करना है या मैं ये चीज सीख के मैं ये करूंगा, वो चीज खत्म कर दी। आज भी तुमने देखा होगा अगर चपरासी की वैकेंसी निकलती तो पीएचडी होल्डर तरह उसे फॉर्म डालते हैं। सफाई कर्मचारी की उस वैकेंसी निकली थी तो उसमें ऐसे लोगों ने भी जो अच्छे वेल क्वालिफाइड थे उन्होंने भी फॉर्म डाले और कर भी रहे जो कुछ लोग, क्योंकि हमारे अंदर दोस्तों उद्यमशीलता बिल्कुल शून्य हो गई। उद्यमशीलता का मतलब बिजनेस माइंड, कि अगर आप अच्छे से बिजनेस करोगे तो आप सफल भी हो सकते हो। जबकि अमेरिका, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बिजनेस माइंड है उनसे ज्यादा वरीयता दी जाती है बजाय जॉब के। वहां बिजनेस में ज्यादा विश्वास किया जाता है और इसीलिए वो जो है लोग काफी आगे भी हैं। तो बेरोजगारी की एक समस्या भी गरीबी निर्धनता का कारण है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती है तो व्यक्ति निर्धनता। तो कई कारण मैंने बताया आपको, ऐतिहासिक कारण, जनसंख्या का बढ़ना, पूंजी का अभाव, राष्ट्रीय आय का कम होना और बेरोजगारी की समस्या, आय का असमान वितरण। लोगों की आय जो है वो असमान रूप से वितरित है। कुछ लोग भारत में अमीर हैं, कुछ लोग बिल्कुल गरीब हैं, यानी अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये खाई भी पैदा होती चली जा रही है, ये भी जो है कहीं ना कहीं गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण। अब आपके पास आता है निर्धनता का, कि निर्धनता निरोधी उपाय, इसे आप पढ़ लेना, उसमें मैंने कई सारे कारण आपको बता दिए, तो इसे पढ़ लोगे आपके चीजें समझ में और अच्छी से आ जाएंगी। अब आता है निर्धनता उपयोग निरोधी उपाय, यानी निर्धनता को खत्म करने के लिए जो उपाय किए गए हैं। पहला उपाय क्या है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दो, यानी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे बढ़ाओ, और फिर ऐसे कार्यक्रम चलाओ जो गरीबी को खत्म करने वाले कार्यक्रम में लक्षित, यानी उन्हीं लोगों के लिए चलाओ जो निर्धन लोग हैं, जिससे गरीबी को खत्म किया जा सके। तो ये सारी चीजें भी जो है आपके पास चलानी होंगी। तो अगर मैं निर्धनता के दोस्तों दूर करने के उपायों की बात करूं, यहीं पर कर लेते हैं, आगे भी होंगे लेकिन हम यही कर लेते हैं, तो चैप्टर ये आपका कंप्लीट होने की ओर हो जाएगा। और निर्धनता से संबंधित दोस्तों आंकड़े कौन
इकट्ठा करता है NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग, ठीक है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहां से समझ लेते हैं कि निर्धनता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे बड़ी चीज है निवेश का बढ़ाओ, देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है दोस्तों तो उससे बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, जिससे लोगों को काम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। दूसरा, बेरोजगारी उससे कम होगी, और जब बेरोजगारी कम होगी, लोगों के पास आय रहेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो चक्कर घूमता रहेगा अर्थव्यवस्था का। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की फिर अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा ये कि दोस्तों जनसंख्यापन को कम किया जाए, क्योंकि जनसंख्या संसाधनों पे बाहर, ज्यादा जनसंख्या संसाधनों पे बाहर होती है, तो ज्यादा जनसंख्या के लिए ज्यादा संसाधन चाहिएंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर भी हमें काम करना होगा। फिर है आपके पास आर्थिक समृद्धि जो है, जो अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब। तो तुमने देखा होगा कोई भारत आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, क्या ये जीडीपी रोजगार दे रही है लोगों को? यानी देश में जो जीडीपी बढ़ रही देश की, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जो देश की आर्थिक समृद्धि है वो दोस्तों समावेशी होनी चाहिए, मतलब देश अगर बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो उसका जो लाभ है दोस्तों सभी लोगों को मिलना चाहिए, गरीब को भी और अमीर को भी। ऐसा नहीं है कि धन एक ही जगह संकेंद्रित हो जाए, यानी कि अंबानी अडानी इस टाइप के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही लाभ को कमाएं। ये जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसका लाभ गरीब से गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। विभिन्न आप कार्यक्रम बना सकते हो गरीब लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आय के जो संसाधन है उनका भी समान वितरण होना चाहिए। आय के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं इनकम के, वो सभी लोगों में समान रूप से वितरित हो। ऐसा नहीं कि उनका फायदा जो है पैसे वाले लोग ही उठा लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, असमानता कम होगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक गरीबी कम होगी। फिर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जिससे लोगों के अंदर क्या होगा, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे दोस्तों, तो लोगों के अंदर क्या होगा, बिजनेस माइंड डेवलप होगा, स्वरोजगार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो वो नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, अपना रोजगार करेंगे और उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा दोस्तों गरीबी कम होने का में सहायता मिलेगी। और लोगों को उसके लिए सरकार को धन मुहैया कराना होगा, यानी सरकार को पैसे देने होंगे लोगों को, जिससे वो लोग जो है उस पैसे का यूज करके अपना कोई बिजनेस चला सकें और जिससे अपनी आय को बढ़ा सकें। फिर आएगा दोस्तों निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। सरकार को कुछ योजनाएं चलानी होंगी उन लक्षित लोगों के लिए जो गरीब है, उससे क्या होगा, उनके गरीबी खत्म करने में आसानी हो। और अगर जैसे मनरेगा चल रही है, जैसी जो योजनाएं चल रही है, जैसे आपके पास उज्ज्वला योजना है, तो गरीब महिलाओं को सबको गैस दी गई है, उससे क्या हुआ, वो धुएं से बची, जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, उससे उनके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक माहौल बना। अब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो परिवार जो है गैस पे खाना बना सकता है, उससे बीमारी कम होगी, महिलाओं को आंखों में की प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है, तो उनका पैसा बचेगा। दूसरा एक सरकार ने चलाया दीन दयाल उपाध्याय गरीब ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय गरीब ग्रामीण कौशल योजना। तो इसमें क्या है, सरकार ज्यादा लोगों को जो है स्किल्ड प्रोवाइड करा रही है। एक सरकार ने चलाई है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत जो है सरकार लोगों को बहुत ही कम खर्च पे घर उपलब्ध करा रही है गरीबों को। और एक योजना आपके पास है मनरेगा। मनरेगा योजना के तहत जो बेचारे गांव में लोग रहते हैं और गरीब हैं, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस समय पे जो है दोस्तों मनरेगा उनकी बेरोजगारी को दूर करने का एक साधन है। तो मनरेगा में काम कर सकते हैं, कानूनी अधिकार है उनका 100 दिन काम लेने का, और उसके माध्यम से सरकार ने उसके लिए पैसे तय किए हैं कि 202 रुपये मनरेगा में दिए जाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, वो अपने घर का खर्चा चला सकते हैं और उनकी आय बढ़ सकती है। फिर एक आपके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 2013 है, इसके तहत सरकार गरीब लोगों को अनाज प्रोवाइड करा रही है, जिससे वो अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति कर पा रहे हैं।
तो इससे क्या होगा, वो अनाज पर जो डिपेंडेंसी उनकी है कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए, वो चीज खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इस कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो है लोगों को फ्री जो है खाद्यान्न तो उपलब्ध कराया है। उससे लोग कम से कम भूखे मरने से तो बचे हैं। भले ही वो मतलब गरीबी रेखा से ऊपर ना उठे, लेकिन ये तो है कि भूख से मौत नहीं होगी। तो भूखे नहीं तो काफी लोग भूखे मर जाते इस कोरोना काल में, अगर सरकार इतना मतलब राशन उपलब्ध ना कराते। तो ये सारे जो है चीजें दोस्तों, ये सब गरीबी को खत्म करने के उपाय हैं जो मैंने आपको बताए। तो मैंने आपको गरीबी के कारण भी बताए, वो गरीबी को खत्म करने के उपाय भी बताए। तो इन्हें आप पढ़ लेना, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये मनरेगा है, नरेगा, ये लाए थे 2005 में। इसके तहत 100 दिन तक मजदूरी करने का अधिकार है। तो इन्हें आपको पढ़ लेना, मैंने मौखिक चीजें आपको सब बता दी हैं। ये सारी चीजें वही दी हुई हैं कि रोजगार गारंटी कोर्स बनाओ, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना चली थी कि आप काम करो आपको अनाज मिलेगा जिससे आप भूखे नहीं मरोगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली थी। तो ये सारे आप पढ़ लेना, इसमें योजनाओं के बारे में है, वो मैंने आपको बता दिया मौखिक। अब बता भावी चुनौतियां, तो कहता है कि आने वाले भविष्य में क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में जो है निर्धनता में भले ही गिरावट आ रही है, लेकिन दोस्तों भारत में असमानता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता बढ़ रही है, और राज्यों में भी इंटर स्टेट भी असमानता बढ़ रही है। कुछ राज्य ज्यादा अमीर हो रहे हैं, कुछ राज्य गरीब हो रहे हैं। तो हमें जो है इन चीजों को भी देखना होगा। कुछ जो आर्थिक समूह है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कुछ जो है काफी मतलब पैसे वाले लोग हैं। तो इस निर्धनता उन्मूलन के लिए आने वाले टाइम में हमें जो है कई चीजें करनी होगी। एक तो आपके पास उच्च समृद्धि के लिए काम करना होगा, निवेश को बढ़ाना होगा, जिससे लोगों में मतलब जो बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार मिलेगा। और प्राथमिक शिक्षा पे जोर देना होगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी होगी लोगों को। और जनसंख्या को कम करना होगा, यही मैंने आपको बताए हैं जो गरीबी कम करने के कारण है, ठीक है नहीं। महिलाओं को जो है सशक्त बनाना होगा, और सशक्तिकरण के कारण संभव हो पाएगा। महिलाएं जो है आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो अपने परिवार के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो ये भावी चुनौतियां हैं। तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बात है कि विश्व अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ साथ जो है निर्धनता की परिभाषा भी अब बदल रही है। क्योंकि अब निर्धनता केवल आपको भोजन मिला है नहीं मिला इससे नहीं, शिक्षा में क्या उसके लिए किया गया है, स्वास्थ्य में क्या किया गया है, कौशल क्या दिया गया है, ये सारे जो है चीज भी निर्धनता से जुड़ जाते हैं। लैंगिक समानता, यानी कि लोगों में जो है महिला पुरुष में समानता होनी चाहिए, जॉब में भी और अन्य जो है जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही है उसमें। और शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध करानी है, हमें लोगों को शिक्षित करना है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। और निर्धनों का सम्मान करना है, ऐसा नहीं निर्धनों का सम्मान नहीं करना, हमें इनका भी सम्मान करना है और इनके लिए काम भी करना है। तभी ये मतलब ये कहते हैं कि निर्धनता जो है दोस्तों केवल सरकार के कुछ करने से खत्म नहीं होगी, ये हमारे तुम्हारे सामूहिक प्रयास से खत्म होगी, ठीक है। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, और अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, और हमारी कोशिश ये है दोस्तों आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल है, सॉरी ओनली एग्जाम फोकस, ओनली एग्जाम फोकस और ऑफिशियल, ये दोस्तों जो है टेलीग्राम चैनल है, ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी क्लासेस होती हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, और संस्थान जो भी कोर्स जारी करेगा उससे संबंधित जानकारी होगी। और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं संस्थान को, ठीक है।
और एक व्हाट्सएप कोड नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप अपनी जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था, मैंने आपको बताया था भारत इतना गरीब था कि भारत के पास अपने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग अमेरिका से खाना मतलब गेहूं अनाज मंगाते थे। तो अगर खाद्य सुरक्षा की हम बात करें दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी अमेरिका से यहाँ से अनाज मंगाते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद जो है भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हुआ, यानी हमारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखो इसमें हम क्या करके पढ़ने वाले हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और स्वास्थ्य की सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति और सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करता है। यानी इन सारी चीजों को हम इसमें आएंगे चैप्टर में, लेकिन उससे पहले आप खाद्य सुरक्षा जान लो। यानी जीवन के लिए उसने बताया कि भोजन उतना ही आवश्यक है, जीवन के लिए जितना सांस जरूरी होता है उतना ही भोजन जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा 2 जून की रोटी पाना नहीं बल्कि उससे भी अधिक है, क्योंकि देखो खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। कैसे जो है खाद्य सुरक्षा, यानी कि अपने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना, तो एक खाद्य सुरक्षा है। इसके क्या आयाम है, पहला ये आयाम है, कोई भी देश है उसका जो खाद्य उत्पादन है और खाद्य आयात है सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो कितना उसके यहाँ पैदा होता है किसी भी देश में, और कितना वो बाहर से मंगाता है, और कितना उसके यहाँ जो है भंडार मतलब जो भंडार गृह है गोदाम में वहां भरा हुआ है। तो इन सबको मिलाकर जो है खप बताया जा रहा है कि हाँ भारत की अब खाद्य सुरक्षा है लोगों के लिए, भारत के पास इतना अनाज है कि वो अपने लोगों को खिला सकता है। ठीक है, तो फिर दूसरा था पहुंच। अगर आपने बाहर से भी अनाज मंगा रखा है और आपके खुद के देश से भी अनाज होता है दोस्तों, लेकिन क्या आपकी पहुंच है उस अनाज तक, तो ये आपको देखना कि क्या पहुंच है आपकी। तो ये भी है कि लोगों के पास जो है वहां तक पहुंच भी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के पास वहां पे पहुंच भी होनी चाहिए उस तक। और तीसरा है कि सभी लोगों को खाद्य उपलब्ध हो, और लोगों को जो है सभी लोगों के पास इतनी क्षमता हो, इतने पैसे हो कि वो खाद्य को जो है खरीद सकें। ठीक है नहीं, तो ये खाद्य सुरक्षा के दोस्तों आयाम मैंने 3 बताए कि आप खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल भोजन की व्यवस्था करना नहीं बल्कि 3 आयाम है। पहला आयाम यह है कि सरकार के पास गोदामों में कितना भरा हुआ है, सरकार ने मंगाया कितना है बाहर से, और उसके बाद उत्पादन कितना हुआ है। इस चीज से भी हम खाद्य सुरक्षा इस चीज से भी निर्धारित होती है। दूसरा है कि लोगों की उस तक पहुंच होनी चाहिए, खाद्य सुरक्षा तक प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ये इसका मतलब ये है पहुंच का। और दूसरा ये है कि लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए, कि लोगों की इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपने लिए जो है खाद्य भोजन को खरीद पाए। तीनों चीजें हैं। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप भोजन को नहीं खरीद सकते, तो उस खाद्य सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप की पहुंचो सबको भोजन नहीं मिल सकता, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब आपके पास कितना भंडार है, और उसके बाद कितने मतलब लोगों तक उनकी पहुंच है, कितने लोगों को मिल रहा है, और कितने लोगों के पास जो है इतनी इनकम है कि वो खाद्य खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आता है खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तो खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो समाज का दोस्तों मैंने आपको बताया भी, हम पिछला चैप्टर पढ़ पाए कि गरीबी इतनी है भारत में, लगभग 26-27 लोग जो है अब करोड़ों जो लगभग इतने गरीब हैं। तो दोस्तों ऐसे गरीबों के लिए उनके लिए भोजन को उपलब्ध कराना, ठीक है, तो वो कभी कभी जैसे कुछ दशाएं होती, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, यानी जो आपदाएं होती हैं, कभी फसल खराब हो जाना मौसम से, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की चांसेस बढ़ जाते हैं भूखे मरने के, भूखमरी होने के। तो ऐसे लोगों के लिए खाद्य उपलब्ध कराना वो देश का दायित्व है, क्योंकि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों 47, ये जो नीति निर्देशक तत्व है 47, इसमें कहा गया है दोस्तों कि भारत सरकार जो है राज्य लोगों के खाने की व्यवस्था करेगी, और इसी के तहत जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। इसी के तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया 2013। तो यानी सभी के लिए जो है अब गारंटी है कि सरकार सभी लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें भोजन उपलब्ध कराएगी, पोषण युक्त जो है भोजन उपलब्ध कराएगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 47 है उसमें भी लिखा हुआ है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा में, जैसे कोरोना अभी है, कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। अब इसके बाद लोग अगर सोचो दोस्तों कि अगर सरकार पीडीएस के थ्रू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू अगर अनाज मुहैया न कराती तो कितने लोग भूख से मर जाते, कितने बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो जाते, भूख से मर जाते। तो इसलिए उन लोगों को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। फिर आपके पास यहाँ थोड़ा सा आंकड़े दे रखे हैं, इसे आप पढ़ लेना। अब बताए किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जैसे कोई आपदा आती है दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, यह सूखा है, सूखे के कारण बहुत बड़ी जो फसल बर्बाद हो गई। तो भारत में मान लो सपोज करो 5,000 करोड़ टन गेहूं अगर हो रहा है, लेकिन सूखे के कारण जो है हुआ 3,000 करोड़। तो इसलिए जो है खाद्य सुरक्षा आपकी प्रभावित हो गई। आगे पास अनाज कम है, लोग ज्यादा हैं, तो इसने लिखा हुआ है कि यह सूखा है, उसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है उपज कम हो जाती है, जिससे खाद की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। और जब खाद की कमी हो जाती है तो मार्केट में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, और जब दाम बढ़ जाते हैं तो लोग उन्हें खरीद नहीं पाते, जिससे क्या होता है, भूखमरी, अकाल की स्थिति बन जाती है। तो खाद्य सुरक्षा आपदा से कैसे प्रभावित होती है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई और बाढ़ आके एक बड़े लेवल पे फसल बर्बाद हो गई, तो क्षेत्र में अनाज की क्या हो गई, कमी। और जब अनाज की कमी हो गई तो अनाज क्या होगा, महंगा होगा, तो लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे। और जब लोग दोस्तों उसे खरीद नहीं पाएंगे तो ऐसी स्थिति भूखमरी और अकाल की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है, और इसलिए हर सरकार का दोस्तों ये दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों के लिए खाद्य जो है मुहैया कराए। आगे बढ़ेंगे। देखो अकाल जब पड़ता है, इस टाइप की जो आपदा आती है, उस समय जब खाद्य नहीं होता तो दोस्तों बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। भारत में जो है अब तक 1943 में जो है काफी बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था, और उसमें बंगाल प्रांत में लगभग 30 लाख लोग मर गए थे। लेकिन आजादी के बाद भारत के जो नेता लोग हैं या जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हरित क्रांति जैसे चीजें जो है चलाई, तो दोस्तों उससे भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया खाद्य के मामले में। ठीक है ना, खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों ये कुछ कहानियां बताई गई हैं कि गांव में देखो बुजुर्ग लोग हैं, ये डिपेंडेंट लोग हैं। अगर किसी क्षेत्र में दोस्तों आपदा आ जाती है तो इन लोगों के कारण जो है ये जो डिपेंडेंट लोग हैं, बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, और दोस्तों जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, तो जब अकाल की स्थिति आती है, कोई ऐसी आपदा आती है, तो इन लोगों का जो है भूखे मरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट लोग हैं। तो इन लोगों की जीवन को बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो जरूरी है। तो ये दो कहानियां हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया खाद्य क्या है, खाद्य सुरक्षा, और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों जरूरी है। तो ये बंगाल अकाल के दौरान की घटना का जिक्र किया गया है कि लोग जो है गांव छोड़कर जाते हैं, एक परिवार। आगे आप पढ़ेंगे, ये रामू की कहानी दे रखी है
कि वो खेतिहर मजदूर है, उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और जो काफी कम उम्र के हैं और खेत में काम नहीं कर सकते हैं। और रामू की जो पत्नी है वो भी पशुओं का काम करती हैं, सफाई का, गोबर हटाने का। इस टाइप से व्यस्त मौसम में जो है उन्हें कुछ टाइम जो है काम करती हैं और जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ जाती है। तो वहीं कृषि का जो मौसम है वो मौसमी कार्य है, उसे एक लिमिटेड टाइम ही जो है रोजगार मिलता है और बाकी टाइम जो है वो बेरोजगार रहता है। तो ऐसे समय में जो है वो अपने परिवार के लिए जो 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा, मतलब चीजें जुटा सके, बहरहाल वह कहीं काम जाने में असफल रहता है, उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो कृषि मजदूर होते हैं दोस्तों, तो कृषि में जो है मौसमी कार्य होता है। एक मौसम में जो है व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो वो कहीं बाहर जाता है काम करने के लिए, और कभी काम मिल जाता है और कभी काम नहीं मिलता। तो वो जब काम उसे नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाता, और उसके जो बच्चे हैं दोस्तों उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है, और उनके बच्चों को दूध और जो सब्जी है वो भी नियमित रूप से नहीं मिल सकती। तो ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, तो ये सबसे जो है असुरक्षित लोग हैं खाद्य सुरक्षा के प्रति। देखो ये आपके पास दिया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया, अभी हम पीछे पड़ के आए हैं बेरोजगारी और गरीबी। तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों के जो लोग गरीब हैं, जो लोग छोटी जाति के हैं, जो लोग खेतीहर मजदूर हैं, जो लोग आपके पास नगरों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो लोग गांव में रोजाना के मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा, वो अपने आप को खाद्य असुरक्षित महसूस करते हैं। और जो लोग बड़े मतलब बुजुर्ग लोग हैं, डिपेंडेंट लोग हैं, विधवा महिलाएं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, और जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है। तो भूमिहीन, आपके पास दस्तकार या छोटा मोटा काम करने वाले लोग, और इस कोरोना की स्थिति में तो दोस्तों बेरोजगारी इतनी बड़े स्तर पे है, तो इसमें जो है लोग, काफी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो गरीबी के जंजाल में फंस रहे हैं, और जब गरीबी के जंजाल में फंस रहे हैं तो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, वो भूखमरी और आपके पास जीवन का निम्न स्तर जीने के लिए बाध्य हैं। इसमें सारी बातें वही हैं आपके पास, कम मजदूरी, जब बेरोजगारी बढ़ती है दोस्तों, ज्यादा लोग काम करने के लिए रहते हैं, तो मजदूरी भी उस लेवल पे नहीं मिल पाती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन जो है, किस समूह के लोग खाद्य सुरक्षा के प्रति असहज हैं, तो आप बता सकते हो कि शहर के मजदूर जो शहर में काम करते हैं, भूमिहीन मजदूर जो गांव में रहते हैं, खेती पर डिपेंडेंट श्रमिक, वो दोस्तों विधवा महिलाएं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, बुजुर्ग लोग, और आपके पास ऐसे लोग जिनका परिवार का आकार बड़ा है, और ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं। तो आप बता सकते हो सारी चीजें। ये 2 कहानी दे रखी है, अहमद की कहानी दे रखी है दोस्तों, निर्धनता से संबंधित। आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो इसमें दोस्तों ये बताया गया है इस सारी चीजों में कि खाद्य पदार्थ खरीदने में, देखो आप सामाजिक संरचना खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा की भूमिका निभाती है। यानी अगर मार्केट में अनाज है, लेकिन आपके पास दोस्तों पैसे नहीं है उसे खरीदने के लिए, तो आप खरीद पाओगे? तो बेरोजगारी जो है सारी समस्याओं की एक प्रकार से जड़ है, निर्धनता और बेरोजगारी। क्योंकि आपके पास जब पैसे नहीं होंगे दोस्तों, तो क्या आप मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि जो छोटी जाति होती है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति या भूमिहीन, जो भूमि का आकार इनका कमजोर होता है, और इनकी भूमि की उत्पादकता भी क्या होती है, कम होती है। तो अगर कोई आपदा आ जाती है तो वे अपने आप को शीघ्र असुरक्षित महसूस करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में, और
जब हमारे पास पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाता, सही भोजन नहीं मिल पाता, तो उससे सबसे गंभीर विषय क्या होता है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं न, और या जो अन्य बच्चे होते हैं, तो बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण की समस्या पैदा होती है। और आपके पास जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या वे महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो उन लोगों में कुपोषण की समस्या का संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। आंकड़े कौन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण, ये दोस्तों खाद्य सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को ये कलेक्ट करता है। फिर आपके पास भूखमरी जो है, भूखमरी कब आएगी, जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा। तो ये खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये दूसरा पहलू है, क्योंकि दोस्तों जो भूखमरी होती है वो गरीबी का एक मात्र अभिव्यक्ति नहीं है, यह गरीबी लाती है, और भी ज्यादा गरीबी लाती है कि लोग जब खाना नहीं खाएंगे तो दोस्तों उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जब उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उनका स्वास्थ्य भी खराब होगा और वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे, तो उनकी आय भी बढ़ेगी, और जिससे वो जब आय नहीं बढ़ेगी दोस्तों, तो वो लोग जो है गरीबी के जंजाल में फंस जाएंगे। तो गरीबी के जाल में वो भी फंसेंगे, उनके बच्चे भी फंसेंगे, और आने वाली उनकी पीढ़ी भी उस जाल से नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों किसी व्यक्ति के विकास के लिए समुचित जो सुविधाएं हैं उनका होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में भूखमरी, भारत अभी भी दोस्तों ऐसा देश है कि यहाँ पर अभी 26 से 27 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा समूह है जो अपने आप को खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित महसूस करता है। और गरीब लोग जो है दोस्तों अपनी जो अत्यंत निम्न आय है उससे जीवित रहने के लिए और खाद्य पदार्थों को खरीदने में अक्षमता के कारण वो लोग असक्षम होते हैं। उस कारण क्या होता है दोस्तों, वो खाद्य पदार्थों को खरीद नहीं पाते, जिससे न केवल उनके परिवार में कुपोषण होता है बल्कि भूखमरी की स्थिति बनती है, और परिवार को जो है न केवल आर्थिक हानि उठानी होती है बल्कि उसे सामाजिक हानि भी उठानी होती है। तो यहां तक आपका जो है ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं, और हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखो यही दिया हुआ है, केवल भूखमरी से वो ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे लोग जो अनाज नहीं खरीद पाते हैं, और भूखमरी मौसमी फसल उपजाने और काटने के चक्र से भी संबंधित है। मौसमी भूखमरी यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो खेती पर निर्भर होते हैं, तो कुछ ऐसे मौसम होते हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो वो उस टाइम पे जो है उन्हें खाने के लिए कम चीजें उपलब्ध हो पाती हैं, उनकी आय नहीं हो पाती, तो जो खेती पर डिपेंडेंट मजदूर हैं तो वो मौसमी भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, केवल आप इन्हें पढ़ लेना। अब आता है स्वतंत्रता के बाद भारत का जो है आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रहा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों जब आजादी के बाद भारत में खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो भारत के जो नेता लोग थे उन्होंने पहले खाद्य की जो है आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए, अपनी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता के लिए कदम उठाए, और इसी कदम का जो आपके पास दोस्तों 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से डाक टिकट जारी किया गया, और 1966 में दोस्तों हरित क्रांति ने जो है देश की खाद्य जो आवश्यकता थी उसे पूरा कर दिया, और भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भारत के रूप में सामने आया। अब भारत में खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो इसमें वही बात दे रखी है कि सरकार द्वारा सावधानी से तैयार किया गया खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया भारत 30 वर्षों में। और अब हमारे पास काफी गोदाम भी हैं जो भरे रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि एक साइड गरीब भूख से मर रहे हैं और दूसरी साइड हमारा बहुत सारा अनाज जो है
बेकार चला जाता है, बरसात में भीग जाता है गोदामों में, ये भी हमें देखना है। तो इसमें यही दे रखा है कि दो जो खाद्य सुरक्षा है भारत में दो प्रकार से है ये, एक बफर स्टॉक बनाए गए हैं, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है दोस्तों, भंडार गृह में जो भंडारण होते हैं उसमें गेहूं को भरना या चावल को, यानी सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। कुछ जो फसलें हैं दोस्तों जैसे गेहूं है, चावल है, इनके लिए सरकार जो है दोस्तों एमएसपी जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन ये जारी करती है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, जब ये जारी करती है तो सरकार इस मूल्य पे अनाज खरीदती है, उस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जो है उसके थ्रू लोगों को बांट देती है। आपने देखा होगा आपके गांव में भी जो है राशन की दुकानें होती हैं, तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शॉप होती है, उसके थ्रू भी लोगों को बांट देती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है, उस फिर अनाज को स्टेट के जो है हेल्प से वो लोगों में बांट देती है। तो इस टाइप से जो है हमारी खाद्य सुरक्षा को जो है सुरक्षित किया जाता है। बफर स्टॉक बनाकर हर साल हम सरकार खरीदती है बहुत सारा अनाज, और उसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांट देती है। तो इसमें तरह सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, क्योंकि सरकार को पता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के जो गरीब हैं वो बाजारों से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। यानी अगर सपोज करो मार्केट में अनाज की कीमत बढ़ रही है तो सरकार अपने बफर स्टॉक से क्या काम कर देती है, मार्केट में अनाज उतार देती है, जिससे मार्केट की अनाज की कीमत लो आ जाती है और गरीब भी उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर कहीं आपदा आ जाती है तो सरकार वहां डायरेक्ट लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराकर उन्हें उनकी जो खाद्यान्न आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है। तो बफर स्टॉक बनाने के दो हैं, एक तो मार्केट में जो अनाज के दाम बढ़ जाते हैं उसे कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा कहीं आपदा के समय जो जैसे इस समय कोरोना आपदा है तो सरकार सभी लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करा रही है, तो इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी है बफर स्टॉक। लेकिन सरकार को यह भी देखना उसी लिमिट से बनाए कि अनाज बेकार न जाए, गोदामों में अनाज बरसात में ना भीगे, उसकी क्षति ना हो अनाज की। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये बफर स्टॉक मैंने बताया। कौन बनाता है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, ये खरीदता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज और फिर उन्हें अपने स्टॉक में मतलब गोदामों में रखता है और उसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। तो लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दो महत्वपूर्ण ये अंग हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये है यहाँ आपके पास। तो इन्हें आप पढ़ लेना। तो ऊंची दर वाली दुकानें कहा जाता है, ये मैंने वही बताया दोस्तों जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब लोगों को मिट्टी का तेल दिया जाता है, चीनी दी जाती है राशन की दुकानों से। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके माध्यम से सरकार लोगों तक अनाज को पहुंचाती है और उन्हें खाद्य आवश्यकता की उनकी पूर्ति करती है। और एक सेवा शुरू हुई थी दोस्तों, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसके तहत जो आंगनबाड़ियों को रखा गया था। तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पोषण युक्त भोजन के लिए जो है आंगनबाड़ी उन्हें भोजन उपलब्ध कराती हैं या कसार या जो भी सरकार व्यवस्था करती है। और दोस्तों एक मिड डे मील व्यवस्था शुरू हुई है अब। उससे क्या होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं तो स्कूल में उन्हें पोषण युक्त भोजन कराने के लिए मिड डे मील जो व्यवस्था है वो शुरू की गई है। काम के बदले अनाज योजना भी शुरू की गई थी। ये सब गरीबी उन्मूलन और कई सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए गए हैं। जैसे ये सब गरीबी उन्मूलन वाले कार्यक्रम ही हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है, कौशल मिलेगा लोगों को तो रोजगार मिलेगा, उज्ज्वला योजना मिलेगी तो महिलाएं स्वास्थ्य उनका सुधरेगा तो खर्च कम होगा, मनरेगा है दोस्तों, लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो वो अनाज खरीद सकते हैं आराम से मार्केट से भी, और सरकार जितना उन्हें देती है वो तो देती है। ठीक है नहीं, तो ये सारे कार्यक्रम जो है गरीबों की आय बढ़ोतरी के लिए चलाए गए हैं, जो उनकी खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। जब दोस्तों उनके पास पैसे आएंगे तो वो उनसे जो है अपनी सामान जो उनकी वस्तुएं उन्हें खरीद लेंगे। ठीक है, मार्केट से।
अब ये आप देख लेना, एक कार्यक्रम चले थे राष्ट्र के बदले अनाज योजना, काफी पुराना कार्यक्रम है, उसे आप देख लेना। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है दोस्तों, उसमें एक कार्ड चले थे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। आज भी आपने देखा होगा जो पीडीएस सिस्टम है उसमें कई कार्ड होते हैं, एपीएल कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे ये होता है कि जो सारे लोग हैं उन्हें एपीएल कार्ड में डाल दिया जाता है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल अपर पॉवर्टी लाइन आपके पास, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल वाले होते हैं, एपीएल वाले गरीबी रेखा से ऊपर वाले होते हैं। तो उससे क्या होता है, सरकार उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से उन्हें अनाज मुहैया कराती है। तो ये योजना जो अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना, ये गरीबों में सर्वाधिक गरीब जो है वो और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन समूह के लिए जो है चलाई गई थी। यानी सरकार ने लक्षित समूह के लिए अलग अलग योजना चलाई है जिससे उनकी जो है गरीबी और को कम किया जा सके और जो खाद्य उनकी आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो ये लगभग आपका जो दोस्तों आज का ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है और कोशिश हमारी की जा रही है कि एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है आपके पास, उसमें मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए और सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि लोग पीडीएस सिस्टम से क्या है कि लोग क्या काम करें, जो मूल्य हैं वो स्थिरता बनी रहे और लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है आदान भी ले सकें। ठीक है नहीं, तो ये सरकार जो है लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार जो है चीजें उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। तो ये सब डेटा दिया हुआ है, इसमें आप कर सकते हैं और अंत्योदय अन्न योजना इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और ये हमें सस्ता अनाज क्यों मिलता है दोस्तों, कि सरकार जो है सब्सिडी मुहैया कराती है। और सब्सिडी क्या होती है, वह भुगतान होता है जो सरकार किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए दिया जाता है। यानी सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है कि आप जो हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं कि या कुछ ऐसे जो अनाज होते हैं उत्पादक होते हैं उन्हें सब्सिडी देती है, सस्ती चीजें उपलब्ध कराती है खाद में और इसमें सब में, कि आप जो आपकी जो वस्तु है उसे बाजार मूल्य में मतलब उस लेवल पे बेचो कि गरीबी उपभोक्ता जो गरीब उपभोक्ता है वो उसे ले सके। तो सब्सिडी क्या है, वो भुगतान है जो सरकार जो है किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए, यानी बाजार कीमत पर जो अपने वो उत्पाद को कम में बेच रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार जो है उसे देती है। ठीक है, कि जो घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सके, यानी लोगों को कम कीमत पर जो है चीजें उपलब्ध हो सके। तो ये एक कहानी दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें और कोई समझने की कोई बात नहीं है। एक कहानी दे रखी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चीजें खरीदी जाती हैं और उसके बाद फिर पीडीएस के थ्रू में राज्यों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों जब सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चीजों को खरीदती है तो उससे क्या होता है, उससे सरकार का जो थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब चीजें खरीदी जाती हैं तो सरकार का खर्च बढ़ जाता है और एफसीआई जो है सरकार की जो एक अथॉरिटी है वो परिवहन लागत भी उसकी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का भी खर्च भी होता है इन सब चीजों पे। आपके पास जो अनाज के रूप में आपको मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसे मिल रहा है, पहले सरकार खरीदती है उसके बाद एफसीआई खरीदेगी फिर उसे लोगों तक पहुंचाएगी और लोगों तक पहुंचाने के बाद वो आप तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें होती है, इस व्यवस्था को आपको समझना जरूरी था कि कैसे कैसे चीजें डेवलप होती हैं और खाद्य सुरक्षा किस समूहों के लिए जरूरी है दोस्तों, और खाद्य सुरक्षा क्या है, बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कुछ सहकारी समिति भी होती है दोस्तों, उनकी भी खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपके पास सहकारी समिति है, मदर डेयरी है जैसे, तो दिल्ली सरकार इस मदर डेयरी को काफी जो रिसोर्सेज मुहैया कराती है और ये लोगों को सस्ते दाम पर जो है दूध उपलब्ध कराती है। जैसे दिल्ली सरकार मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराई जाती है। और गुजरात में जो है अमूल,
तो ये जो है इन लोगों ने जो है श्वेत क्रांति ला दी एक प्रकार से दूध के क्षेत्र में। तो इसी टाइप से कुछ समितियां भी होती हैं जो लोगों को सस्ते दामों पर खाद जो है उपलब्ध कराती हैं, जिससे लोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो ये दोस्तों आज जो है हमारी सीरीज जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, और हमारी कोशिश यही रही कि हमने आपको बेहतर समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी को। बस आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका भी एक दो बार फिर बीच में रिवीजन कर लेना है, और इन जो 9th क्लास की एनसीईआरटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन डेवलप होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा एनसीईआरटी का तो प्लीज मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए उसे, आपकी समस्या पे ध्यान दिया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। और इसी तरह जो है आप संस्थान ओनली एग्जाम फोकस का सपोर्ट करते रहो, और ओनली एग्जाम फोकस आपके साथ दृढ़ता से खड़ा है आपकी सफलता के लिए। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की 10th क्लास की एनसीईआरटी के साथ अगले जो है सेशन में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।